भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दिए गए बयान के बाद बहस छिड़ गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। बहस चल रही, विपक्ष के अपने आरोप हैं, वहीं बीजेपी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। अब एक नया सवाल उठ रहा है कि क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ अवमानना जैसा एक्शन लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस पूरे मसले पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, जो बयान है वो सबके सामने है और चर्चा का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से गृह युद्ध की बात कही गई कि सीजीआई गृह युद्ध करवा सकते हैं देश में, इस तरह की बातें कही गई, पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या अवमानना का नोटिस दे सकती है, कार्रवाई हो सकती है, इसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में चूंकि प्रोसीजर है और बाकायदे अवमानना का अधिनियम है जिसके तहत ही कोई आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस मामले में जो अधिनियम है अवमानना का, उसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान ये है कि अदालत खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है, और चूंकि जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई दोनों की यह अवमानना करता है, और इसे तभी अदालत मामले में स्वीकार कर सकती है जबकि जो पूरा वीडियो है वो या तो जजेस देख लें, और या तो इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति यानी कि सामान्य नागरिक अगर मांग करता है तो उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करके उस याचिका को भी स्वीकार कर सकता है। जबकि तीसरा जो व्यवस्था है वो ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील या हाई कोर्ट का वकील या किसी अन्य कोर्ट का वकील इस मामले में अदालत जाना चाहता है तो उसे पहले अटॉर्नी जनरल, जो देश के महाधिवक्ता हैं, उनका, और या फिर जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनका इस मामले में कंसेंट लेना होगा, यानी कि उनकी रजामंदी लेनी होगी, और उसके बाद ही अदालत इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। अब देखना ये है कि निशिकांत दुबे के मामले में चूंकि कई वकीलों ने मांग की है अटॉर्नी जनरल से कि वो अपनी रजामंदी दें और इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। जो आपराधिक अवमानना है उसकी कार्रवाई अगर इनिशिएट होती है तो जाहिर सी बात है कि जो निशिकांत दुबे हैं उन पर संकट के बादल छा सकते हैं, क्योंकि इस मामले में 6 माह तक की सज़ा है और इसके साथ ही जुर्माना भी है, और या फिर दोनों ही एक साथ भी चल सकते हैं। अहम बात यह है कि कई वकीलों की ओर से अटॉर्नी जनरल से ये मांग की गई है कि जो अवमानना का प्रोसीजर है वो शुरू किया जाए, क्योंकि उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की गरिमा को सीधे तौर पर ठेस पहुंचाता है और आहत करता है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि ये सार्वजनिक तौर पर दिया गया बयान आम लोगों के सामने है, तो ऐसी स्थिति में अटॉर्नी जनरल इस मामले में रजामंदी दें और उसके बाद अवमानना की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। अब मसला ये है कि क्या पहले ऐसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कार्रवाई की है? तो बिल्कुल की है, और इस मामले में जो अधिवक्ता प्रशांत भूषण थे उनके खिलाफ ऐसा ही प्रोसेस शुरू किया गया था। हालांकि एक आम नागरिक की याचिका थी और उस याचिका के बाद में आगे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया और उस मामले पर कंटेम्प्ट भी हुआ था, और उस मामले में ये आदेश हुआ था कि 1 रुपया जो प्रशांत भूषण हैं वो कोर्ट में जमा कराएं, और ये एक तरह से सांकेतिक तौर पर उनके लिए सज़ा थी, यानी कि अवमानना प्रूव हुआ। लेकिन ऐसे ही तमाम मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया है, यानी कि उन पर अवमानना का मामला नहीं बनता है, चूँकि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है कि आखिर जो कहा गया है वो किस तरीके से कहा गया है, उसका रूप क्या है, उसके शब्द क्या हैं। तो ऐसी तमाम स्थितियों पर अदालत गौर करती है जब अवमानना का मामला चलता है। और मैंने आपको 3 तरीके बताए कि इसमें पहला तरीका ये है कि अदालत स्वयं संज्ञान ले ले। जो धारा 14 है उसके तहत हाई कोर्ट संज्ञान ले सकता है, जबकि धारा 15 है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो संज्ञान ले सकता है। और इसके अलावा अगर आम नागरिक कोई भारत का वो अवमानना की मांग करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर मामले की कार्रवाई शुरू भी कर सकता है, और या फिर उस याचिका को अस्वीकार भी कर सकता है। जबकि तीसरा जो पहलू है उसमें अटॉर्नी जनरल जब रजामंदी दे देते हैं, या फिर सॉलिसिटर जनरल अगर अटॉर्नी जनरल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में
सॉलिसिटर जनरल अगर रजामंदी दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो फिर वो अवमानना का प्रोसेस शुरू होता है अदालत में, और अदालत उस मामले पर आगे बढ़ती है। जो बेसिक जो उसका फंडामेंटल है उस पर विचार करती है, और ये भी देखती है कि जो कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से वो क्या है, या फिर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से वो क्या है। और इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ये भी है कि दूसरा जो पक्ष है, यानी कि निशिकांत दुबे हैं, उनके पक्ष को भी तलब करती है और उनसे भी उनका जो व्यू है वो जानती है, उनके आधार जानती है कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया। अब चूंकि जो निशिकांत दुबे का परिप्रेक्ष्य है ये कहने का, वो जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, और वो फैसला जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने दिया, और उस बेंच ने राज्यपालों और राष्ट्रपति का जो टेन्योर बेसिकली डिसाइड करने का है विधेयकों का, वो निर्धारित कर दिया। और तमिलनाडु की ओर से चूंकि याचिका दाखिल की गई थी और 10 जो विधेयक थे वो लंबे समय से लंबित थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह भी आदेश दे दिया कि उन 10 विधेयकों को राज्यपाल से मंजूर मान लिया जाए। और जबकि मंजूरी राज्यपाल की ओर से नहीं दी गई थी, चूंकि लंबे समय से लंबित थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कई व्यवस्थाएं दे दी। उन व्यवस्थाओं में ये भी एक व्यवस्था थी कि राज्यपाल जो भी विधेयक भेजेंगे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए, तो राष्ट्रपति को उसमें 3 माह के अंदर उस पर निर्णय लेना होगा, और जो गाइडलाइंस हैं बेसिकली होम मिनिस्ट्री की, उसके अनुरूप चलना होगा। तो वो एक फैसला था। उस फैसले के जो बेसिकली सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ये शामिल किया गया निशिकांत दुबे की तरफ से कि वो संसद के अधिकारों पर एक तरह का अतिक्रमण माना जा रहा है, और उसके पहले जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी उस पर बयान दिया था। हालांकि उपराष्ट्रपति का जो बयान था उसकी भाषा और मौजूदा जो निशिकांत दुबे की भाषा है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था, और यही वजह है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ तमाम वकीलों ने अटॉर्नी जनरल से ये मांग की है कि इस मामले में जो अवमानना, आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जानी है, उसके लिए वो अपनी सहमति प्रदान करें, कंसेंट प्रदान करें, ताकि वो फिर आगे इस मामले में अदालत में सुनवाई हो सके, और जो वकील हैं वो एक तरह से इस मामले में याचिकाकर्ता होंगे और वो पक्ष भी रखेंगे अपना कि क्या कहा गया था, क्या आधार हैं, क्या साक्ष्य हैं, सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल, पहले अटॉर्नी जनरल इसमें सहमति दे दें, जो तमाम वकीलों की ओर से उनसे रजामंदी मांगी गई है, तो फिर ये मामला शुरू हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो डायरेक्ट पिटीशन एक भारतीय नागरिक की तरफ से फाइल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः ध्यान दे दे और ख़ुद इनिशिएट कर ले मामले को। चूँकि आज एक मामला जस्टिस BR गवई के समक्ष एक वकील ने मेंशन किया कि निशिकांत दुबे की ओर से बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया गया है, और वो बयान सुप्रीम कोर्ट और CJI की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाता है और आहत करता है। तो ऐसी स्थिति में वो याचिका दाखिल करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बेंच ने, जस्टिस BR गवई ने ये कहा कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप अटॉर्नी जनरल के समक्ष जाइए और उनसे इस बारे में इजाज़त मांगिए। यानी कि एक इसका प्रोसेस यही है कि जो वकील होगा वो एक लेटर लिखेगा और बाकायदे कंसेंट मांगेगा अटॉर्नी जनरल से, और उनकी अनुपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल अपनी रजामंदी दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मसला ये है कि इस मामले में जब शुरुआत होगी तब अदालत पहले निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करेगी और जवाब तलब करेगी, अगर ये मामला आगे आता है तो। लेकिन चूँकि इस मामले पर तमाम याचिकाएँ जिन पर कंसेंट मांगा गया है अटॉर्नी जनरल से, वो सामने आ चुकी हैं, और एक नहीं अब तक 4 वकीलों ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल से कंसेंट मांग लिया है, जबकि एक अन्य वकील ने इस मामले में लेटर पिटीशन CJI के समक्ष भेजी है, और तीसरा जो एक भारतीय नागरिक है उसकी तरफ से एक डायरेक्ट पिटीशन भी जो कंटेम्प्ट को लेकर के है निशिकांत दुबे के खिलाफ, वो दाखिल की गई है। अब देखना ये है कि ये जो त्रिकोण है इनमें से कौन सा कोण सीधे तौर पर अदालत के समक्ष पहुंचता है और अदालत उस पर संज्ञान लेकर के आगे अवमानना की कार्रवाई शुरू करती है और या फिर बंद करती है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का जो मामला है निशिकांत दुबे के खिलाफ,
उसके 3 क्या रास्ते हो सकते हैं वो आपने बता दिया। और जो इस पूरी बयानबाजी के पीछे के जो बात बताई जा रही थी कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सीमा तय कर दी गई है विधेयकों को पारित करने के लिए, वो आपने वजह बताई। वजह एक और भी है जो कि वक्फ वाला पूरा मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई चल रही है। और उसके बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हालात हुए, जिस तरीके से दंगे फसाद हुए, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे बयानबाजी के केंद्र में था। तो आज एक सुनवाई मुझे लगता है इस मसले को लेकर भी हुई है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर, और कुछ राष्ट्रपति शासन जैसी डिमांड भी की गई। थोड़ा अगर उसके बारे में बता देते पीयूष जी। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जो मौजूदा राजनीतिक समय है, राजनीतिक लोग जो हैं शायद वो उतने संयमित नहीं रह गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और ख़ास तौर पर जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे होते थे उनका बड़ा सम्मान होता था, संवैधानिक प्राधिकारों का सम्मान होता था। शायद मौजूदा समय अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले पर जो सवाल जवाब है वो सरकार से करती है और उस पर सरकार ये कह देती है कि नहीं, जो 3 बिंदु हैं उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसी स्थितियां सामने आती हैं कि तमाम लोगों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले में जानबूझ करके एक कहीं ना कहीं दीवार बनकर खड़ी हो गई है, ये लगता है लोगों को। तो अगर आपको कोई भी संभावना लगती है तो उस पर आप कारण तलाश करते हैं, उचित अनुचित देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ संभावनाओं पर और कयासों पर लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। ऐसा ही निशिकांत दुबे ने इस मामले में किया। और ये इसकी पीछे एक वजह है कि वक्फ मामले पर जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला ये पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इस मामले में कहीं ना कहीं ये अधिकारों का अतिक्रमण ना हो जाए और इस मामले में जो मुस्लिम धर्म है उनके जो निजी अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं और पर्सनल लॉ है, उनसे कहीं किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना हो इस कानून के ज़रिए। और ये कानून कितना सही है और गलत है ये अभी डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का बाकी है। अभी सिर्फ सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा गया था और ख़ुद ही सरकार ने अदालत के समक्ष ये कहा था, सॉलिसिटर जनरल ने ये तब कहा था जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश जारी करने वाली थी। वो पूरे कानून पर यथास्थिति कायम करने का आदेश नहीं देने वाली थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले में कई ऐसे पहलू भी हैं जो बहुत अच्छे हैं और कानून का हर पहलू गलत नहीं कहा जा सकता, और 3 ऐसे पहलू हैं जिन पर सवाल बनता है। और यही वजह है कि मामले के निपटारे तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यथास्थिति कायम करना चाहता है 3 पहलुओं पर। और उन 3 पहलुओं को लेकर के ही बाद में सरकार ने कहा कि आप यथास्थिति मत लगाइए, हम आश्वासन देते हैं कि इस मामले में जो 3 पहलू हैं वो लागू नहीं किए जाएंगे। और अब सरकार को इस मामले में जवाब देना है बृहस्पतिवार तक। अब देखते ही हैं कि सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन इस बीच तमाम भाजपा के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनमें से एक निशिकांत दुबे हैं जिनकी भाषा थोड़ी अमर्यादित मानी जा रही है इस मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के प्रति सुनी गई और देखी गई। और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करता है और या फिर उन्हें नोटिस करके, उन्हें तलब करके उनकी ओर से अगर कोई माफ़ी मांगी जाती है तो फिर इतने पर ही उन्हें छोड़ देता है। क्योंकि ये मामला अधिकारों की लड़ाई का है और मौजूदा समय जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को ये लगने लगता है कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक है और जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मसला संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, बहुत ही क्लिष्ट है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपने जो बयान हैं वो बड़ी सावधानी से देने चाहिए कि आप एक संवैधानिक प्राधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च प्राधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अदालत इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ता है, निशिकांत दुबे के खिलाफ वो अवमानना की कार्रवाई शुरू करता है या नहीं करता है, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पर है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके विवेकाधिकार पर है। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा और तमाम जानकारी जो आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 ऑप्शन हैं, उन 3 ऑप्शंस में वो किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ता है
निशिकांत दुबे के मामले में ये देखने वाला होगा। जो भी इस मामले पर अपडेट आता अब तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है निशिकांत दुबे के बयान के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।